यूनिट इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एप्लीकेशन, डिवाइसेस, प्रोटोकॉल्स एंड कम्युनिकेशन मॉडल। ये काफ़ी बेसिक टॉपिक्स इस पार्टिकुलर यूनिट में दिए गए, बट यहीं से हमारा बेस स्टार्ट होता है। यहाँ से हम समझेंगे कि आईओटी क्या है या फिर आईओटी सिस्टम क्या है, आईओटी टेक्नोलॉजी क्या है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जो आईओटी सिस्टम या इकोसिस्टम डेवलप करने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन मीन्स ओवरव्यू ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो आप सभी एक वर्ड है इंटरनेट जिसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। किसी के पास भी कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है, कोई पिक्चर सेंड करनी है, कोई वॉइस या फिर वीडियो कॉल करना है, तो हम इंटरनेट का यूज करके कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने मैसेज को कन्वे कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ हम कम्युनिकेट कर पाते हैं रिमोटली। तो सेम इसी मेथड को यूज करते हुए, सेम इसी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए एक नेक्स्ट लेवल की एक टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है जिसका नाम है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अभी अगर हम इंटरनेट की बात करें तो अभी क्या होता है, इंटरनेट के माध्यम से मैन टू मैन कम्युनिकेशन होता है। मीन्स एक इंसान दूसरे इंसान के साथ में कम्युनिकेट कर सकता है, अपने मैसेज को ट्रांसमिट कर सकता है। बट अगर हम आईओटी की बात करें तो यहाँ पे आईओटी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें मशीन आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं बिना किसी इंसान की हेल्प के। जैसे एक कोई मशीन है दूसरे मशीन के साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं या फिर उसके साथ में कुछ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो वो मशीन किसी भी इंसान के रिक्वायरमेंट के बिना वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। और इसी तरह की जो टेक्नोलॉजी है इसको हम बोलते हैं आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो जैसा कि इसका नाम है इंटरनेट, तो इंटरनेट आप सभी जानते हैं एक नेटवर्क है, ग्लोबल नेटवर्क है जिससे हम इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे थिंग्स का मतलब है वो सारी चीज़ें जिनको हम इंटरनेट के साथ में जोड़ सकते हैं, इंटरनेट के साथ में हम कनेक्ट कर सकते हैं ताकि वो आपस में कम्युनिकेट कर पाएँ, अपनी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ में साझा कर पाएँ या शेयर कर पाएँ। तो ये हो गया थिंग्स। थिंग्स में कोई भी चीज़ हो सकती है, आपके घर के सारे अप्लाइंसेस जैसे कि आपका एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज या फिर ओवन या फिर आपका सिक्योरिटी सिस्टम, आपके घर में लगे हुए कैमरे, इस तरह के जितने भी गैजेट्स या फिर डिवाइसेस हैं जिनको हम इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं वो आईओटी में थिंग्स के रूप में जाने जाते हैं। मीन्स उनको हम थिंग्स बोलते हैं। और यहाँ पे थिंग्स वर्ड इसी वजह से दिया गया है क्योंकि अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स, मशीनरीज और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या फिर जो हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जिनको हम अपने घर पे इस्तेमाल करते हैं, उन सभी को इसके माध्यम से कनेक्ट किया जा सकता है और इनको रिमोटली कहीं से भी कंट्रोल किया जा सकता है। ये आपस में एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसमें सेंसर बेस्ड डिवाइसेस होते हैं जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तो अगर हम एक सिंपल से डेफिनेशन की बात करें, जैसे कि ओ लेवल का एग्जाम का पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है, अभी आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स नहीं लिखने होंगे, सिर्फ 100 MCQs आएंगे। तो खास तौर पे उन छोटे छोटे पॉइंट्स पे हमें फोकस करना है इस पूरे कोर्स में जहाँ से MCQs क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। तो अगर एक सिंपल सी आईओटी के डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे मैंने इसके डेफिनेशन लिखी हुई है बहुत बेसिक लैंग्वेज में और इसका इंग्लिश वर्जन आपको नीचे मिल जाएगा। तो हर एक टॉपिक के बारे में हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में डिटेल में लिखा है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं आईओटी, इंटरकनेक्टेड कंप्यूटिंग उपकरणों मीन्स डिवाइसेस, मैकेनिकल और डिजिटल मशीनों, वस्तुओं, इसमें वस्तु भी शामिल हो सकता है। इसी वजह से यहाँ पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स में थिंग्स का मतलब क्या है, इसमें मशीन भी हो सकती हैं, इसमें मैकेनिकल कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, डिवाइसेस हो सकते हैं, इसमें जानवरों को भी शामिल किया गया है और इसमें लोगों को भी शामिल किया गया इस पूरे सिस्टम में, जो इंटरनेट से जुड़ सकते हैं और एक दूसरे के साथ में इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। तो वस्तुओं, जानवरों या लोगों की एक प्रणाली है जो विशिष्ट पहचानकर्ताओं के साथ प्रदान की जाती है ताकि उनको इंटरनेट पे यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके। कैसे करते हैं हम आगे की क्लासेस में बात करेंगे। मानव और मशीन या फिर मानव से कंप्यूटर इंटरेक्शन की आवश्यकता के बिना नेटवर्क पर डेटा स्थानांतरित करने की क्षमता प्रदान करती है। मीन्स यहाँ पे M2M कम्युनिकेशन होता है। आईओटी में क्या होता है, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन होता है। और सिर्फ इंटरनेट की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन होता है, इंसान से इंसान के बीच में कम्युनिकेशन होता है। और अगर आईओटी टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पे इंसानों की ज़रूरत ना के बराबर होती है, या फिर वो चाहे तो इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर वो यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं
तो एक मशीन दूसरी मशीन के साथ में रिक्वायरमेंट होने पे वो डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन को साझा या शेयर कर सकती है। तो ये हो गया सिंपल सी डेफिनेशन आईओटी की। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप अगर आपने हमारा पेड कोर्स ज्वाइन किया हुआ है तो ज्ञान एक्सपी मोबाइल ऐप में जैसे ही आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करते हैं आपको स्पेशली एक अलग से ग्रुप में ऐड किया जाता है। आप अपने ग्रुप में उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन डाल सकते हैं, उसको रिजॉल्व किया जाएगा, आपको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवाइसेस एंड एप्लीकेशन इन आईओटी इकोसिस्टम। वो कौन कौन से डिवाइसेस हैं, उनकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उनके क्या एप्लीकेशंस होते हैं जिनको हम आईओटी इकोसिस्टम में जोड़ सकते हैं। तो अगर हम सिंपल सी बात करें तो आईओटी इकोसिस्टम में उपयोगकर्ता नेटवर्क पर सूचना भेजने और प्राप्त करने के लिए उपकरणों को आदेश या अनुरोध भेजने के लिए स्मार्ट उपकरणों जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट, सेंसर आदि का उपयोग करता है। मीन्स यहाँ अगर इस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में मीन्स आईओटी इकोसिस्टम में हम डिवाइसेस को कनेक्ट करना चाहते हैं तो इसमें स्मार्टफोन भी हो सकते हैं, टैबलेट भी हो सकते हैं, और ख़ास तौर पे इस पूरी टेक्नोलॉजी में सेंसर्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ताकि कोई भी इन्वायरमेंट में अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो वो सेंसर के माध्यम से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जा सकता है और फिर उसे प्रोसेस करके एक मशीन से दूसरी मशीन पे एज पर रिक्वायरमेंट उसे सेंड किया जा सकता है। तो यहाँ पे स्मार्टफोन, टैबलेट, सेंसर्स का इस्तेमाल किया जाता है। स्मार्टफोन या फिर टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं उन आईओटी सिस्टम के कनेक्टेड डिवाइसेस को मॉनिटर करने के लिए या फिर उनको इंस्ट्रक्शंस भेजने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, डिवाइस प्रतिक्रिया करते हैं और विश्लेषण के बाद नेटवर्क के माध्यम से उपयोगकर्ता को सूचना वापस भेजने का आदेश देता है। तो इस आईओटी इकोसिस्टम में जो सेंसर्स होते हैं वो कुछ डेटा कलेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट से और फिर उसे अपने हार्डवेयर कंपोनेंट मींस जो प्रोसेसर होता है उस आईओटी डिवाइस का उसके पास भेजा जाता है और फिर सेंसर के द्वारा भेजी गई इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है प्रोसेसर के द्वारा, और फिर फर्दर उसे कहाँ पे भेजना है ये भी खुद कौन डिसाइड करता है, प्रोसेसर, और एज पर रिक्वायरमेंट उस डेटा को उस पर्टिकुलर डिवाइस के पास भेज दिया जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं आईओटी उपकरणों की मूलभूत विशेषताएं मींस द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईओटी डिवाइसेस। इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो इनको 5 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो आईओटी डिवाइसेस या कंपोनेंट्स होती हैं उनकी 5 अलग अलग विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली विशेषता क्या है, डायनेमिक और सेल्फ एडाप्टिव। नेक्स्ट है सेल्फ कॉन्फ़िगर, इंटर ऑपरेबल संचार प्रोटोकॉल, विशिष्ट पहचान मींस यूनिक आइडेंटिटी, सूचना नेटवर्क एवं एकीकृत मींस इंटीग्रेटेड इनटू इंफॉर्मेशन नेटवर्क। इसके बारे में आगे हम डिटेल में बात करते हैं। तो डायनेमिक और सेल्फ एडाप्टिव ये क्या है, इस बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं, ये होता क्या है। तो डायनेमिक जैसा कि लिखा गया है वर्ड डायनेमिक मीन्स ये अपने वातावरण या फिर इन्वायरमेंट के अनुसार इसमें बदलाव कर सकते हैं, उसके हिसाब से ये अपने आप को चेंज कर सकते हैं, मीन्स ये डायनेमिक। तो आईओटी डिवाइस डायनेमिक रूप से संवेदी मीन्स क्या होते हैं, सेंस्ड इन्वायरमेंट, संवेदी वातावरण, सेंस्ड इन्वायरमेंट, उनकी ऑपरेशन कंडीशन और उपयोगकर्ता के संदर्भ के साथ अनुकूलन कर सकते हैं और ज़रूरत के अनुसार कार्रवाई कर सकते हैं। उदाहरण के लिए निगरानी सिस्टम मीन्स सर्वलाइंस सिस्टम। जो सर्वलाइंस सिस्टम होता है एक तरह का सिक्योरिटी सिस्टम होता है, जैसे कि हम होम सिक्योरिटी के लिए कोई सिक्योरिटी सिस्टम लगाते हैं तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें हो सकती हैं सिक्योरिटी सिस्टम में, जैसे कि यहाँ पे फायर अलार्म्स हो सकते हैं, कैमरे हो सकते हैं। अगर कोई ऐसा पर्सन जो लगता है कि कुछ गलत एक्टिविटी कर रहा है तो हमारे जो लगे हुए कैमरे होते हैं उसकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करते हैं और जो ऑनर होता है उसके पास उसको रिपोर्ट करते हैं और अपने साथ कनेक्टेड उस पूरे आईओटी सिस्टम में, उस आईओटी सर्विलांस सिस्टम में कनेक्टेड जितने भी डिवाइसेस होते हैं उन सभी को अलर्ट करते हैं, उन्हें एक्टिवेट करते हैं ताकि उस पर्सन को प्रॉपर तरीके से उसके मोमेंट को मॉनिटर किया जा सके। तो एक डायनेमिक रूप से ये अपने आप में जैसी रिक्वायरमेंट होती है, इन्वायरमेंट में जिस तरह के बदलाव की ज़रूरत होती है उस हिसाब से अपने आप में परिवर्तन कर लेते हैं या फिर उसके हिसाब से वो अपने आप को चेंज कर सकते हैं। तो ये होता है डायनेमिक एंड सेल्फ एडाप्टिव, जैसे कि पहले इसकी प्रॉपर्टी एप्लीकेशन मींस कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट है सेल्फ कॉन्फ़िगर। ये डिवाइसेस अपने आप को खुद से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे कोई नया डिवाइस अगर हमारे इकोसिस्टम में ऐड हो रहा है आईओटी इकोसिस्टम में तो अपने आप को खुद वहाँ पे कनेक्ट कर लेगा,
खुद से सेल्फ वो कॉन्फ़िगर कर लेगा, अपने आप को उससे जोड़ लेगा उस नेटवर्क से, या फिर अगर उस सिस्टम के कनेक्टेड डिवाइसेस में किसी भी तरह का कोई अपडेट आता है तो अपने सॉफ्टवेयर को भी सेल्फ अपडेट कर लेते हैं। यहाँ पे किसी भी पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर कोई नया सॉफ्टवेयर अपडेट आता है तो अपने आप को खुद से अपडेट कर सकते हैं, मीन्स वो सेल्फ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, सेल्फ अपडेट कर सकते हैं। इसमें किसी भी पर्सन या इंसान की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इसको मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स में लिखा है। IoT डिवाइस उपयोगकर्ता के न्यूनतम हस्तक्षेप के साथ सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने में सक्षम है, अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। जैसे ही वो इंटरनेट से जुड़ते हैं अपने आप को अपडेट करना स्टार्ट कर देते हैं और अपडेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक सिक्योरिटी सिस्टम के लिए अपने घर पे एक कैमरा लगाया हुआ है, वाईफाई कैमरा, और अगर वाईफाई कैमरे का सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम अपने सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखना चाहते हैं, तो वैसे ही जो कैमरे होते हैं या फिर जो भी हमारे IoT डिवाइसेस हैं उनके जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जब भी वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं तो उन सॉफ्टवेयर में अगर कोई भी अपडेट आता है तो अपने आप को वो अपडेट कर सकते हैं ऑटोमेटिक, किसी भी बिना पर्सन के इंटरफेरेंस के। नेक्स्ट देखिए, IoT डिवाइस नेटवर्क को भी सेटअप कर सकते हैं। अगर कोई नया डिवाइस उस नेटवर्क में जुड़ना चाहता है तो ऑटोमेटिक वो अपने आप को कॉन्फ़िगर करके उस नेटवर्क से जुड़ सकता है। मीन्स एक नया डिवाइस आसानी से जोड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब भी मुफ्त वाईफाई मीन्स फ्री वाईफाई की सुविधा होगी, एक डिवाइस अपने आप को आसानी से उस पर्टिकुलर नेटवर्क में जुड़ सकता है, जोड़ा जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपने कुछ वाईफाई कैमरे खरीदे, आपने 2 वाईफाई कैमरे खरीदे और अपने घर पे लगा रखें। एक और वाईफाई कैमरे आपने बाद में परचेज किया, जैसे आप चाहेंगे तो उसे अभी आप उसी सेम नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से कभी भी इस IoT सिस्टम में किसी भी नए डिवाइस को ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर किया जा सकता है या फिर उसे जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इंटर ऑपरेबल संचार प्रोटोकॉल्स। मीन्स जो IoT डिवाइसेस होते हैं उनके आर्किटेक्चर डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, बट वो सभी एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। इनके नेटवर्क भी अलग अलग हो सकते हैं, बट ये सभी एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ में इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन 2 लाइंस में देखिए, IoT विभिन्न आर्किटेक्चर के उपकरणों को एक दूसरे के साथ भिन्न नेटवर्क के साथ संचार करने की अनुमति देता है। अगर नेटवर्क अलग अलग है या फिर उनका आर्किटेक्चर अलग अलग है, तब भी वो आपस में जुड़ सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी भी कंपनी का स्मार्टफोन विभिन्न निर्माता के स्मार्टफोन, AC, स्मार्ट टीवी को नियंत्रित करने में सक्षम है। आज के डेट में आप जानते हैं बहुत सारे स्मार्ट टीवी मार्केट में रहते हैं, स्मार्ट ACs भी आ रहे हैं, और ये सिर्फ IoT के पार्ट्स हैं। ये सब क्या है? IoT के पार्ट्स हैं। इनको फ्यूचर में बहुत बड़े लेवल पे IoT का इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है और जिसमें इनका बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये बेस लेवल है जो भी आपको मार्केट में स्मार्ट AC या फिर स्मार्ट टीवी दिखते हैं। तो ये आने वाली जो दिन होंगे इसमें कहीं ना कहीं इनको बहुत अच्छी तरीके से हम इनको यूज कर पाएंगे। कुछ और भी इनके एप्लीकेशंस होंगे जिनको हम रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। आप घर से बाहर अपने AC को ऑन कर सकते हैं या फिर ऑफ कर सकते हैं या फिर उसके टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? IoT से रिलेटेड हैं। तो ये अलग अलग कंपनीज इनको बनाती हैं, बट एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, फिर साझा कर सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, विशिष्ट पहचान। आप सभी जानते होंगे जब भी हम अपने किसी भी डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो सभी डिवाइसेस में एक IP एड्रेस होता है, और IP एड्रेस एक यूनिक एड्रेस होता है ताकि इंटरनेट पर उन डिवाइसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके। तो यहाँ पे भी एक नेटवर्क है जिसके माध्यम से डिवाइसेस आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं इस नेटवर्क से। तो जाहिर सी बात है हर एक डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए उनके पास एक IP एड्रेस होना चाहिए, जो कि एक यूनिक IP एड्रेस होना चाहिए। तो यहाँ पे विशिष्ट पहचान मीन्स यूनिक आइडेंटिटी। जो डिवाइस इंटरनेट से जुड़े होते हैं उनकी विशिष्ट पहचान एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, यानी IP एड्रेस, जिसके जरिए उन्हें पूरे नेटवर्क में पहचाना जा सकता है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, सूचना नेटवर्क में एकीकृत। IoT डिवाइस अन्य कनेक्टेड डिवाइस के साथ कुछ जानकारी साझा करने के लिए नेटवर्क से जुड़े होते हैं, क्योंकि ताकि वो अपनी इंफॉर्मेशंस को एक दूसरे के साथ में साझा कर सकें या फिर शेयर कर सकें। उपकरणों को अन्य उपकरणों द्वारा नेटवर्क में गतिशील रूप से खोजा जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी उपकरण में वाईफाई कनेक्टिविटी है तो वह वाईफाई कनेक्टिविटी वाले अन्य आसपास के उपकरणों में दिखाई देता है।
ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकली जानते होंगे। जैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन में वाईफाई का इनेबल करते हैं, तो आप देखते हैं अगर उस एरिया में कहीं पे भी वाईफाई है तो वाईफाई नेटवर्क आपको दिखाई पड़ता है। अगर वो प्राइवेट है तो आपको उसकी पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होती है, देन आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर फ्री वाईफाई है तो आप उसे टैप करके कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिक इसका फीचर होता है और ये सारे फीचर्स आईओटी कंपोनेंट्स या डिवाइसेस में होते हैं। तो इंटीग्रेटेड इनटू इंफॉर्मेशन नेटवर्क, ये इसकी 5वीं कैरेक्टरिस्टिक्स है आईओटी डिवाइसेस की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आईओटी। अगर हम एक आईओटी डिवाइस डेवलप करना चाहते हैं तो उसमें कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट होते हैं। जिस तरह से हमारे किसी कंप्यूटर सिस्टम में कुछ बेसिक कंपोनेंट क्या होते हैं, इनपुट आउटपुट होता है, प्रोसेसिंग यूनिट मीन्स सीपीयू होता है, और इसके बाद यहाँ पे आउटपुट होता है, मेमोरी होता है। तो ये बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। इसी तरह से आईओटी जो डिवाइसेस होते हैं उनका भी एक बेसिक आर्किटेक्चर होता है, एक डायग्राम है जिसके माध्यम से हम समझेंगे इसमें कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जो हर एक आईओटी सिस्टम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आईओटी सिस्टम की बात करें तो इसमें मुख्यतः इसको 4 अलग अलग भागों में बांटा गया है। सेंसर, प्रोसेसर, गेटवे और एप्लीकेशन, ये 4 मुख्य कंपोनेंट होते हैं किसी भी आईओटी डिवाइसेस के। अब यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा भाग आईओटी का हिस्सा नहीं है, या फिर इनमें से कौन सा आईओटी डिवाइस का हिस्सा है। तो आपको याद रखना है सेंसर, प्रोसेसर, गेटवे और एप्लीकेशन, ये 4 मुख्य भाग होते हैं किसी भी आईओटी डिवाइस के। आगे हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि एप्लीकेशन क्या करता है, गेटवेज का क्या इस्तेमाल होता है, प्रोसेसर्स का क्या इस्तेमाल होता है और सेंसर का क्या इस्तेमाल होता है। तो सबसे शुरुआत होती है, अगर हम इसमें इसकी नंबरिंग करें, इसकी ऑर्डर करें, तो ये सबसे बेस होता है, बेस लेवल होता है सेंसर, इसके बाद आता है प्रोसेसर, इसके बाद आता है गेटवे और एप्लीकेशन चौथे लेवल पे होता है। अब अगर हम यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यूज़र यहाँ से इंटरेक्ट करता है एप्लीकेशन से। इसको कुछ इस तरह से समझ लीजिए, मान लीजिए आपके घर पे एक स्मोक सेंसर लगा हुआ है, एक फायर अलार्म सिस्टम लगा हुआ है, और उसमें एक स्मोक सेंसर होगा ताकि अगर धुआं आता है तो वो पहले उसको डिटेक्ट करेगा। उसके बाद जैसे उसको कोई इस तरीके की एक्टिविटी सेंस करता है तो सेंसर उसे सेंस करने के बाद किसको भेजेगा, प्रोसेसर को। प्रोसेसर उसे प्रोसेस करेगा और उस इंफॉर्मेशन को गेटवे के माध्यम से अलग अलग कनेक्टेड डिवाइस के पास जहां भी उस इंफॉर्मेशन को शेयर करना है वहां पर वो भेज देगा। तो सेंसर का मुख्य काम क्या होता है, इन्वायरमेंट से डेटा या इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। प्रोसेसर का काम होता है सेंसर के द्वारा जो भी कलेक्ट की गई इंफॉर्मेशन होती है उसको प्रोसेस करना। और गेटवे का काम होता है उसे अलग अलग डिवाइसेस पे या फिर यूज़र के इंटरफेस तक भेजना। और इंटरफेस में क्या क्या हो सकता है, ये मोबाइल एप्लीकेशंस भी हो सकते हैं या फिर वेब एप्लीकेशंस हो सकते हैं जिनके माध्यम से उस आईओटी डिवाइस को या फिर उस आईओटी सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है, मैनेज किया जाता है। तो इसके लिए हम एप्लीकेशंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम मोबाइल फ़ोन्स के माध्यम से उसे कंट्रोल करना चाहते हैं, मॉनिटर करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हम इंटरनेट के माध्यम से वेब एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, मींस वेबसाइट के माध्यम से अगर आप अपने आईओटी इकोसिस्टम को मॉनिटर या कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लिए वेबसाइट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम बोलते हैं वेब एप्लीकेशन। तो सबसे पहला है सेंसर। कई अलग अलग तरह के सेंसर्स आते हैं, आप सभी जानते होंगे। टेम्परेचर सेंसर आता है या फिर बहुत अलग अलग तरह के सेंसर्स होते हैं। जैसे वाटर की क्वालिटी को मेजर करना है तो उसके लिए भी अलग सेंसर आपको मिलेगा। नमी के लिए अलग से सेंसर मिलता है, गैस अलग से सेंसर्स आते हैं गैस को सेंस करने के लिए। तो हर एक काम के लिए लगभग आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके के सेंसर्स मिल जाएंगे। कौन कौन से सेंसर्स होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, इसको हम आगे आने वाली क्लासेस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उस टाइम पे हम बताएंगे कौन कौन से सेंसर्स हैं और कौन से सेंसर का क्या नाम होता है, उसका क्या काम होता है। तो अभी के लिए आप सिंपल से ये समझ लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि सेंसर एक ऐसा छोटा सा डिवाइस है जो अलग अलग काम को करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगर वो गैस सेंसर होगा तो किसी भी गैस लीक होने पे वो सेंस कर सकता है और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को अपने आईओटी सिस्टम को भेज सकता है। अगर पानी की गुणवत्ता की बात करें तो एक ऐसा सेंसर होगा जो वाटर क्वालिटी को चेक करेगा और उसकी रीडिंग को अपने इकोसिस्टम में, मींस आईओटी सिस्टम में भेज देगा। अगर नमी सिस्टम की बात करें, जो सेंसर होता है वो नमी के लेवल को टेस्ट करेगा और जो भी नमी लेवल होगा उसकी रीडिंग को अपने आईओटी डिवाइसेस को भेज देगा।
तो ये कुछ सेंसर्स होते हैं। तो सेंसर सबसे बेस यूनिट होता है। सेंसर किसी भी आईओटी डिवाइस के फ्रंट एंड यूनिट होते हैं, ये सबसे पहले होते हैं। ये सबसे पहले इंफॉर्मेशन को उस आईओटी सिस्टम में सबसे पहले इंफॉर्मेशन किसके द्वारा कलेक्ट की जाती है? सेंसर के द्वारा। आईओटी का उपयोग करके समाधान बनाने के लिए, मींस कोई भी सॉल्यूशन बनाने के लिए सेंसर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी भी आईओटी डिवाइस को डेवलप करने के लिए सेंसर्स का सबसे मेन रोल होता है। इसका मुख्य कार्य है परिवेश मीन इन्वायरमेंट से आवश्यक डेटा या फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना या प्राप्त करना, इसे आगे डेटाबेस या प्रोसेसिंग सिस्टम तक पहुंचाना। अगर उस इंफॉर्मेशन को हमें लगता है कि हम इसको कहीं डेटाबेस में सेव कर सकते हैं या फिर करने की ज़रूरत है, उसको हम आगे फर्दर कहीं एनालाइज करेंगे और उसके बेसिस पे हम कुछ रीडिंग जनरेट करेंगे, तो उसे हम डेटाबेस में सेव भी कर सकते हैं। और अगर हमें लगता है कि रियल टाइम पे हमें उस सेंसर द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना है ताकि कुछ और डिसीजन आईओटी सिस्टम के द्वारा लिए जा सकें, तो उस इंफॉर्मेशन को जो सेंसर के द्वारा भेजी जा रही रीडिंग्स हैं उनको प्रोसेसर के द्वारा प्रोसेस किया जा सकता है, उसको आगे उस पर डिसीजंस लिए जा सकते हैं उस आईओटी डिवाइस के माध्यम से। तो सेंसर एक छोटा सा यूनिट, एक डिवाइस है जो हमारे इन्वायरमेंट से डेटा या इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकता है। अब सेंसर देखिए कई अलग अलग सेक्टर्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे चिकित्सा या फिर मेडिकल सेक्टर में, औद्योगिक, परिवहन, कृषि, आपदा रोकथाम, पर्यटन, क्षेत्रीय व्यवसाय और भी अन्य सेक्टर्स में सेंसर्स का इस्तेमाल किया जाता है। जो सेंसर वास्तविक समय डेटा एकत्र करते हैं, मींस रियल टाइम में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और उसे एक प्रोसेसिंग डिवाइस या फिर हमारे डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। तो ये हो गया सबसे पहला भाग हमारे आईओटी डिवाइस का, सेंसर। नेक्स्ट देखिए प्रोसेसर। प्रोसेसर जैसे हमारे सीपीयू होते हैं, मींस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, उसी तरह से आईओटी डिवाइस में प्रोसेसर भी एक इसका मस्तिष्क होता है, मींस मेन भाग होता है जो डेटा या इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता है, उसे उस डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो प्रोसेसर आईओटी प्रणाली या सिस्टम का मस्तिष्क होता है, मींस उसका माइंड होता है, ब्रेन होता है, जिसका मुख्य काम सेंसर द्वारा एकत्र किए गए डेटा को प्रोसेस करना और उन्हें कुछ सार्थक जानकारी में बदलना या क्लाउड या ट्रांसमिट करना, मींस क्लाउड पर स्टोर करना या फिर उसे किसी दूसरी डिवाइस के पास में ट्रांसमिट करना या भेजना। आईओटी प्रणाली में लगे प्रोसेसर को एप्लीकेशन द्वारा आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। जो हमारे आईओटी एप्लीकेशंस होते हैं जिनको हम मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करके अपने आईओटी डिवाइस को मॉनिटर या कंट्रोल करते हैं, उसके माध्यम से हम इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं अपने प्रोसेसर को, उस डिवाइस के प्रोसेसर को, कि आगे उसे क्या करना है, कौन सी एक्टिविटी एग्जीक्यूट करनी है, कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट करना है। ये सारी चीज़ें हम एप्लीकेशन के द्वारा भी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं या फिर नियंत्रित कर सकते हैं। प्रोसेसर का एक और महत्वपूर्ण कार्य होता है डेटा को सुरक्षित करने के लिए डेटा का इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, क्योंकि जाहिर सी बात है जो हमारा डेटा है वो कहीं ना कहीं एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो सकती है, तो उसे इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करना भी ज़रूरी है। अगर इनक्रिप्टेड फॉर्म में कोई डेटा है, उससे इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो उसे डिक्रिप्ट करना होगा, और अगर हम उस डेटा को किसी दूसरे डिवाइस के पास भेजना चाहते हैं तो उसको सिक्योर बनाने के लिए भेजने से पहले उसे क्या करना पड़ेगा, इनक्रिप्शन करना पड़ेगा। तो ये काम भी कौन कर सकता है, प्रोसेसर करता है। तो यहाँ से एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है कि आईओटी सिस्टम में इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा सकता है। तो ये प्रोसेसर करता है। आईओटी सिस्टम में लगा हुआ प्रोसेसर डेटा को इनक्रिप्ट या फिर डिक्रिप्ट करता है। तो ये हो गया प्रोसेसर। नेक्स्ट है गेटवे। गेटवे का मुख्य कार्य क्या होता है, एक आईओटी डिवाइस से दूसरी आईओटी डिवाइस के बीच में इंफॉर्मेशन को साझा करना या शेयर करना। तो गेटवे का मुख्य कार्य प्रोसेस डेटा, मींस जो प्रोसेसर हमारा डेटा को जनरेट करता है उसको नेटवर्क के माध्यम से उचित डेटाबेस या नेटवर्क स्टोरेज क्लाउड में स्थानांतरित या ट्रांसमिट करना या ट्रांसफर करना। दूसरे शब्दों में गेटवे डेटा के संचार में मदद करता है, एक जगह से दूसरी जगह डेटा, या एक मशीन से दूसरी मशीन, या एक जगह से दूसरे डेटाबेस में या क्लाउड पे डेटा भेजने के लिए गेटवे का इस्तेमाल होता है आईओटी इकोसिस्टम में। नेक्स्ट देखिए एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जैसे कि मैंने बताया ये मोबाइल एप्लीकेशंस हो सकते हैं या फिर वेब एप्लीकेशंस हो सकते हैं। तो एप्लीकेशन को आईओटी सिस्टम में अंतिम बिंदु के रूप में माना जाता है जहां से इन आईओटी डिवाइसेस को कंट्रोल किया जा सकता है या फिर मॉनिटर किया जा सकता है।
एप्लीकेशन उपयोगकर्ताओं मीन्स यूजर्स को डेटा देखने कि अगर कोई डेटा देखना चाहते हैं जो हमारे आईओटी सिस्टम में जनरेट किया है तो उसको एप्लीकेशंस के माध्यम से हम देख सकते हैं। उसको समझना चाहते हैं कि किस ऑर्डर में रीडिंग्स जनरेट हो रही हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे सेंसर्स के द्वारा कलेक्ट की गई है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। उसका विश्लेषण कर सकते हैं मीन्स एनालिसिस कर सकते हैं। इंटरफेस प्रदान करता है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए एक इंटरफेस प्रदान करता है ताकि आपके आईओटी सिस्टम के द्वारा जो जनरेटेड इन्फॉर्मेशन है, डेटा है, उसको देखना और उस पर कुछ एक्शन लेने के लिए भी आपको इंटरफेस प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन हो सकते हैं या फिर मोबाइल एप्लीकेशन हो सकते हैं जो निम्नलिखित में से एक या दोनों उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। एप्लीकेशन का उपयोग विशेष आईओटी उपकरणों को नियंत्रित करने या माइक्रो कंट्रोलर को निर्देश मीन्स जो प्रोसेसर होता है हमारे आईओटी डिवाइस का, उसको हम माइक्रो कंट्रोलर के नाम से जानते हैं, उसको इंस्ट्रक्शंस भेजने के लिए भी इन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ से भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है कि आईओटी सिस्टम में एप्लीकेशंस कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो दो तरह के एप्लीकेशंस हो सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन या फिर वेब एप्लीकेशन। तो दो तरह के हो सकते हैं या फिर दोनों हो सकते हैं। वेब एप्लीकेशन भी हो सकता है उस इकोसिस्टम का, उस आईओटी इकोसिस्टम का, और उसका मोबाइल एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन दोनों हो सकते हैं या इन दोनों में से कोई एक भी हो सकता है।